ओके जी, आगाज़ करते हैं। और हम आज आगाज़ करेंगे कुछ पुरानी चीज़ों से मुतल्लिक जो आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ी हुई हैं, वहीं से आगाज़ करते हैं और फिर कहानी में एक ट्विस्ट लेके आते हैं। जी, सबसे पहले तो आपको पता है कि टाइप्स ऑफ बिजनेस 3 तरह के होते हैं। याद है कि भूल गए? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है कि नहीं? ओके, कितनी तरह के होते हैं जी? सबसे पहला है जी ट्रेडिंग बिजनेस, नंबर 2 है जी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और तीसरा है जी सर्विस बिजनेस। अच्छा जी, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बस गुफ्तगू हो जाएगी, पता तो आप लोगों को है। ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं जी तिजारत को, यानी कि अगर मैं उर्दू में लिखूं, एक जगह से चीजें खरीद कर दूसरी जगह उसी हालत में बेचना। ओके, तो एक जगह से चीजें खरीद के दूसरी जगह पे सेम हालत में बेच देना। तो यहां पे बेसिकली जो की है दैट इज उसी हालत में, चीजों की हालत जो है वो चेंज नहीं होती। ओके, पहले गौर कर लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिएगा, आपको टाइम दे दिया जाएगा। अच्छा, इसमें चीजों की हालत चेंज नहीं होती, जो आप परचेज करते हैं वही आगे सेल होता है। फॉर एग्जाम्पल अल फतेह, अल फतेह क्या सारी चीजें खुद बनाते हैं? आंसर इज नो। वो कहीं से चीजें खरीदते हैं और उसी हालत में आगे बेच देते हैं। फिर आ जाता है इम्तियाज सुपर स्टोर, सुपर स्टोर है, जनरल स्टोर है, जो भी है। उसके अलावा क्या मिसाल हो सकती है? इसके अलावा क्या, ये जो स्टेशनरी शॉप्स होती हैं, किताबें बुक्स वगैरह, ये नहीं बनाते, ये लोग कहीं से खरीद के लाते हैं उर्दू बाजार वगैरह से, और आपको एज इट इज उसी हालत में सेल कर देते हैं। तो इट मींस के ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर चीजें उसी हालत में सेल होती हैं। अब आ जाए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। इसमें होता है जी एक जगह से चीजें खरीद कर उनको दूसरी जगह हालत बदल कर बेचना। यानी एक जगह से आपने चीजें खरीदी और उनकी हालत बदल के आपने उसको दूसरी जगह पे बेच दिया। मिसाल क्या हो सकती है? होंडा, क्या गाड़ी खरीद के आपको गाड़ी देते हैं? आंसर इज नो। ये पार्ट्स वगैरह खरीदते हैं, प्लास्टिक, आयरन, एल्यूमिनियम, टायर, वायर्स, उन सबको प्रोसेस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और हालत बदल कर आपको ये चीजें बेचते हैं। ठीक होगी बात? इसके अलावा जितनी भी बेकरी शॉप्स हैं, बेकरी, ये भी आपको चीजें बनाकर बेचते हैं। और क्या मिसाल हो सकती है? KFC, जो फजूलियात आप लोग खाते हैं, कभी इन्होंने कहा ये मुर्गी ले जाएं, ये मिर्च मसाले ले जाएं, खुद ही बना ले जाके? ऐसा नहीं होता। तो ये सब लोग हैं जो कि चीजों की हालत बदलकर तो आपको चीजें बेचते हैं। ये सारा कुछ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आएगा। और एक लंबी लाइन हो सकती है इसके अंदर, ग्री एसी की बात भी कर ले चले। ये सब एग्जांपल्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की हैं जो कि चीजों की हालत बदलते हैं और हालत बदल के फिर आपको बेचते हैं। और लास्ट में आता है जी सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी? एक टाइम और एक स्किल। टाइम कहते हैं जी वक्त को, और स्किल होती है जी महारत। दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास टाइम है लेकिन आपके पास स्किल नहीं है तो सर्विस नहीं दी जा सकती। एक डॉक्टर है, वो बैठा तो है लेकिन वो डॉक्टर ही नहीं है, उसको डॉक्टर ही नहीं आती, तो सर वो आपको सर्विस नहीं दे सकता। या फिर अगर एक बंदा डॉक्टर है, उसके पास महारत है लेकिन वो आपको वक्त ही नहीं दे रहा, तो फिर भी वो आपको इलाज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि ये दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है, टाइम भी और स्किल भी। और दूसरी बात ये कि सर्विसेज आर इनटेंजिबल। इंटेंजिबल क्या होता है जी? नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। इन चीजों की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। ओके, मैं आपको अगर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं
तो किधर है कॉस्ट अकाउंटिंग, किधर है, नजर आ रही है आपको? मुझे तो नहीं नजर आ रही। तो इट मींस नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो ये सब चीजों की, सर्विसेज की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। और इसकी मिसाल सबसे पहली है जिससे आप लोग डायरेक्टली रिलेटेड हैं, दैट इज ऑडिट फर्म्स। ये ऑडिट फर्म्स जो जाके ऑडिट वगैरह करती हैं, ये ऑडिट कहीं नजर नहीं आता, बस ये हो जाता है, एक सर्विस होती है। डॉक्टर है जी, डॉक्टर आपका इलाज करता है या हॉस्पिटल्स आपका इलाज करते हैं। तो अगर आपकी हॉस्पिटल वालों से लड़ाई हो जाए तो वो डॉक्टर और हॉस्पिटल ये नहीं कह सकता कि वापस करो मेरा इलाज। मेरी आपकी लड़ाई हो जाए, मैं कहूं वापस करो मेरी कॉस्ट अकाउंटिंग, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इन चीजों की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये चीजें रिटर्न नहीं हो सकती। इसके अलावा लॉयर्स भी आ सकते हैं इसके अंदर। क्रिसेंट कॉलेज किधर आएगा? मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा। अभी अपनी हालतें देखें, 6 साल बाद अपनी हालतें देखिएगा, हालत बदल नहीं जाएगी आप लोगों की? क्यों? मैं तो सेम ही रहूंगा। नहीं सर, अभी तो आप कॉमा एफएससी हैं, फिर आप कॉमा एसीए हो जाएंगे, हालत तो बदल जाएगी ना। और 6 साल बाद अपनी तस्वीर देखिएगा और कहेगा ये मैं होता था, ये मैं कैसा होता था, हालत बदल नहीं जाएगी। तो क्रिसेंट कॉलेज यहां पर नहीं आएगा, यहीं पे आना चाहिए। नहीं जी, क्रिसेंट कॉलेज यहीं पर आएगा। ये तो मजाक की फजूल बात मैंने आपके साथ की है। ये है जी क्रिसेंट कॉलेज, दे प्रोवाइड सर्विसेज। ठीक होगी बात? यहां तक किसी का कोई सवाल? पुरानी बात है, कोई नई बात मैंने आपके साथ नहीं की। एनी क्वेश्चन जी? अब आप नोट कर सकते हैं और इसके बाद फिर हम आपकी जिंदगी को मुश्किल करते हैं। किधर है दोस्त आपका, आज आया नहीं? जी ऑल डन? ओके, चलिए जी। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपको कहा गया था कि आपके कोर्स में कौन सा बिजनेस है? नहीं बताया गया था? ये पढ़ा भी था इंट्रो में कि नहीं? अच्छा, तो क्या उन्होंने बताया था फिर, जिनसे भी पढ़ा था, कि कोर्स में आपने, अच्छा चलिए छोड़े, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपने अकाउंटिंग कौन से बिजनेस की पढ़ी थी? मैन्युफैक्चरिंग की, ट्रेडिंग की, सर्विस की? आपने ट्रेडिंग की पढ़ी थी। अगर आपको नहीं भी बताएगा, चले मैं बता देता हूं, सिवाय एक चैप्टर के आपने जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ी थी वो सारी ट्रेडिंग की पढ़ी थी। और अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक टॉपिक था, एक चैप्टर था जो कि आपने मैन्युफैक्चरिंग का पढ़ा था। जिंदगी मुश्किल थी, आसान थी? जिंदगी आसान ही थी, जिंदगी आसान थी। ट्रेडिंग की जिंदगी तो आसान है, एक जगह से चीजें खरीद के दूसरी जगह पे बेच देना।
लेकिन कैफ 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट बड़े हो गए आप लोग, सीएमए लेवल हो गया ना, एक्स लेवल हो गया, तो यहां पे फिर ऑब्वियसली आसान चीजों का तो ताल्लुक कोई नहीं है, यहां पे ताल्लुक है मुश्किल चीजों का। तो यहां पर हम कौन से वाला बिजनेस पढ़े होंगे, यहां पे हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पढ़े होंगे। अब जिंदगी मैन्युफैक्चरिंग पे आ गई है, और इसका ट्रेलर आप लोगों ने देख लिया था अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग में। उसके अंदर जो आपको थोड़ा बहुत बताया गया था वो कोई 1-1.5 मिनट का ट्रेलर था, पूरी मूवी अब रिलीज हो रही है, और इसमें आप देखेंगे कि जी अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की कैसे होती है। ट्रेडिंग का भी हो सकता है आपको सवाल आ जाए, लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि 99.9% चांसेस है मैन्युफैक्चरिंग का ही आएगा, क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि पास पेपर में कोई उसने ट्रेडिंग का आपको सवाल दिया, क्योंकि ट्रेडिंग का सवाल होता ही इतना आसान है, और वो ऑलरेडी आपसे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में टेस्ट कर चुका हुआ है, इसलिए वो यहां पर दोबारा टेस्ट नहीं करता। तो इधर जो हमारा सारा फोकस रहेगा वो मैन्युफैक्चरिंग पे रहेगा। अच्छा, एक चैप्टर के अंदर इसकी भी बात हुई है, जॉब बैच एंड सर्विस कॉस्टिंग, इसकी भी बात हुई है, लेकिन मोस्टली बात इसी की होती रहेगी। ये इतना ज्यादा कोई डिस्कस नहीं होगा, ये इतना ज्यादा डिस्कस नहीं होगा। ठीक है जी। तो आज के बाद याद रखिएगा कि अब जब हम इस क्लास में जब भी बिजनेस का जिक्र करेंगे तो आपके दिमागों में यह बात होनी चाहिए कि हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग की और सर्विस की बात नहीं कर रहे। ठीक है मेरे दोस्त, सब अच्छा है। तीसरी जंग अजीम लग गई तो क्या करोगे यार? मैं तो कह रहा हूं छुट्टियां हो जाए यार, मुक्के सारा काम ही मुक्के यार, बस जिधर पहुंचना ना सबने पहुंचे उधर एक ही दफा। सर आपने तो जिंदगी जी ली। मैंने जिंदगी जी ली, मैं क्या फिरौन के तौर का जिंदा हूं मैं? छोटे बच्चे हैं। जिंदगी जी ली यार, हद हो गई, पता नहीं कौन सी जिंदगी मैंने जी ली है, मर्जी है यार तेरी। 200 साल का हूं मैं लेकिन सर कोई यार, जिंदगी जी लिया, कौन सी जिंदगी जी लिया मैंने है? दोस्त हो तो जाना एक दिन, क्या ख्याल है? पता थोड़ी है। सर मैं कहता हूँ कि बस 20-30 साल में अच्छा 50 साल की जिंदगी हो जाए। अच्छा ये ना कभी रुकता नहीं है, मैं भी पहले यही कहता था बस सी हो जाएगा अल्लाह मियां। अब मैं कहता हूँ यार बच्चे बड़े हो जाए बस, तो बच्चे बड़े होंगे, नहीं नहीं यार इनके बच्चे बड़े होंगे, ये कभी नहीं रुकता। ऐसा होता ना तो सब लोग आज तक जिंदा होता है। बस एक तरीका है इसका, आगे की तैयारी साथ साथ रखें, ये तो कर ही रहे हैं ना, वो भी साथ साथ रखें। बस जुतियां ना पड़े आगे जाके, उन्होंने ये थोड़ी पूछना अभी क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, बताओ क्या होता है, ये तो नहीं पूछना उन्होंने। चलिए जी, मिटा दो ये सब कुछ जो आपके सामने लिखा है। ये डस्टर प्लीज दीजिएगा मुझे, जज़ाकल्लाह। आपको राइटिंग समझ आ जाती है ना? इतनी बुरी नहीं ना? बस ठीक है, शुक्र। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए यही है कि मेरी राइटिंग आपको, वैसे उर्दू की राइटिंग मेरी बेहतर है, ऐसे ही है ना? क्यों से ज्यादा उर्दू में पढ़ाना चाहिए। ओके जी, आते हैं जी अब हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे। अब आप लोग सिर्फ बोर्ड पे देखेंगे, नोट आप लोग बाद में करेंगे, आपको वक्त दे दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की जब बात होती है ना तो जहन में दो चीजें आती हैं, एक हेड ऑफिस और दूसरी फैक्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फैक्ट्री का होना जरूरी है ना? ऐसे ही है। ओके, हेड ऑफिस क्या होता है जी? हेड ऑफिस मिसाल के तौर पे होंडा गाड़ी बुक कराने फैक्ट्री जाते हैं, या चले छोड़े अगले मैकडॉनल्ड्स की बात करते हैं, वो जरा आप सबके जहनों में है, वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। सर आप किचन में जाके ऑर्डर देते हैं? नहीं, आप लोग तो सामने काउंटर पे बैठे होते ऑर्डर देते हैं और वहां पे सारे फैसले हो रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है। ऐसा है नहीं वैसे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह देता हूं कि वो जो काउंटर वगैरह चीज है ना, दैट मे बी कॉल्ड हेड ऑफिस। ऐसा है नहीं, लेकिन दैट मे बी कॉल्ड हेड ऑफिस। ओके, बेसिकली हर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ना दो इलाके होते हैं, एक होता है जी हेड ऑफिस, सेकंड वन इज फैक्ट्री। फैक्ट्री वो होती है जहां पे क्या होती है? प्रोडक्शन। तो मैं कह सकता हूं कि फैक्ट्री वो चीज है जहां पे प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। यहां पे प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक ही बात है, ये हो रही होती है, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स का किचन। और हेड ऑफिस क्या होता है जी?
यहां पे डिसीजन मेकिंग चल रही होती है। ओके, अब मिसालें लेते हैं कुछ। मैकडॉनल्ड्स, किचन में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, किचन वालों को कुछ नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उनके पास बस आ जाता है इतने बर्गर बना दो, वो बनाई जा रहे हैं बनाई जा रहे हैं बनाई जा रहे हैं। सारे फैसले बाहर हो रहे हैं, सुपरवाइजर भी नॉर्मली बाहर ही खड़ा होता है, वो देख रहा होता है सब लोगों को, अच्छा इतने लोग आ रहे हैं, इतना ऑर्डर आ गया है, अब ये चीज जरूरत पड़ गई है, ये चीज जरूरत नहीं पड़ गई। उसके जहन में चल रहा होता है कि मेरे पास किचन में पीछे कितनी सप्लाई पड़ी हुई है, ऑर्डर कितने आ रहे हैं, सप्लाई कितनी रह गई है, अब इतनी मंगवा लेनी चाहिए, वो ये जहन में सारी बातें चला रहा होता है। और किचन वालों को कुछ पता नहीं होता, वो बस वहां से चीजें उठा के बनाई जा रहे हैं, उनको नहीं पता सामान आना है नहीं आना, आया है नहीं आया, वो बस बनाई जाएंगे। इसका मतलब है कि फैक्ट्री वालों का डिसीजन मेकिंग से एज सच इतना गहरा ताल्लुक नहीं होता, ये सारे फैसले हेड ऑफिस में बैठ के हो रहे होते हैं। ठीक है, हेड ऑफिस में फैसला होता है कितनी परचेजिंग होनी चाहिए, हेड ऑफिस में फैसला होता है कितनी सेल होनी चाहिए, हेड ऑफिस में सेल्स प्राइसेस डिसाइड हो रही होती हैं, हेड ऑफिस में बैठ के मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी डिफाइन हो रही होती है, हेड ऑफिस में बैठ के बैंकों से बात चल रही होती है, हेड ऑफिस में बैठ के ये सब कुछ हो रहा होता है। और जितना भी प्रोडक्शन रिलेटेड मैटर्स हैं वो सारे फैक्ट्री में हो रहे होते हैं, किसी को इससे इख्तलाफ? यहां तक सब साथ है? ओके। तो अगली बात यह भी की जा सकती है कि फिर जो कॉस्ट फैक्ट्री में लगती हैं उनको हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट यहां पे इनकर होती हैं, और जो हेड ऑफिस में कॉस्ट इनकर होती हैं वो सारी की सारी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होती हैं, यानी कि इनका प्रोडक्शन से एज सच कोई ताल्लुक नहीं होता। सर बैंकों से बात करनी है, इसका प्रोडक्शन से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। आपने फॉर एग्जांपल मार्केटिंग करनी है, इसका प्रोडक्शन से क्या ताल्लुक है? हाँ, अगर आपने रॉ मटेरियल खरीदना है तो बिल्कुल इसका प्रोडक्शन से ताल्लुक है, अगर आपने लेबर को पैसे देने हैं तो इसका बिल्कुल प्रोडक्शन से ताल्लुक है, अगर आपने फैक्ट्री का बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, फैक्ट्री के रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फैक्ट्री के लोगों को सैलरी देनी है तो इसका फैक्ट्री से ताल्लुक है। तो आज ये बात हमें क्लियर करनी पड़ेगी कि जितनी भी कॉस्ट फैक्ट्री में इनकर होती हैं वो मटेरियल की भी हो सकती हैं, वो लेबर की भी हो सकती हैं, और वो ये गैस, टेलीफोन, रिपेयर, मेंटेनेंस, ट्रेवलिंग फैक्ट्री वालों की ये भी हो सकती हैं। तो जितनी कॉस्ट हमारी फैक्ट्री के इस चार दीवारी के अंदर इनकर हो रही होंगी वो सारी की सारी प्रोडक्शन कॉस्ट हैं। ये बात आज हमें क्लियर करनी पड़ेगी। और जितनी कॉस्ट हमारी हेड ऑफिस में इनकर हो रही है, डिसीजन मेकिंग के लिए इनकर हो रही है, वो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है बल्कि वो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। ये बाइफरकेशन सबसे पहले बहुत जरूरी है कॉस्ट अकाउंटिंग सीखने के लिए। ओके, तो सबसे पहले जब हमने कॉस्ट अकाउंटिंग करनी है तो हमारे सामने एक पलंदा होगा कॉस्ट का। हमने क्या करना है, हमने उसको सेग्रीगेट कर देना है प्रोडक्शन में और नॉन प्रोडक्शन में। और कैसे में मदद मिलेगी, हम देखेंगे इसमें से कौन सी कॉस्ट फैक्ट्री वालों के लिए इनकर हुई है। तो जो कॉस्ट फैक्ट्री वालों के लिए इनकर होगी वो प्रोडक्शन होगी, और जो कॉस्ट हेड ऑफिस वालों के लिए इनकर होगी वो हेड ऑफिस की नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। तो हमारा मकसद है कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना। तो उस कॉस्ट के लिए सबसे पहले अपनी कॉस्ट को प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन में सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी है। और तरीका क्या होगा, जो फैक्ट्री में कॉस्ट इनकर होगी वो प्रोडक्शन है, और जो हेड ऑफिस में इनकर होगी वो नॉन प्रोडक्शन है। क्या यहां तक सब साथ है? अब आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, मजीद बात को मुश्किल करते हैं।
जी चलें आगे आगाज़ करें कि नोट कर रहे हैं अभी कुछ लोग, कर लीजिए नोट, एक आधा मिनट लें। आप में से कोई ऐसा तो नहीं जिसकी इंटर एग्जाम थी? बीच में एक बैच आया था ना जिसकी इंटर एग्जाम भी थी, अगर आपको याद हो। आप में से कोई ऐसा तो नहीं ना? बस ठीक है, चलिए जी बात को आगे बढ़ाते हैं। इसी बात की कॉन्टिन्यूएशन में अब हमें पता लग गया कि कॉस्ट जो होती हैं बेसिकली दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? एक प्रोडक्शन कॉस्ट और दूसरी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है जी, ओके। ये जो काम मैंने किया ना कॉस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करने का, प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन में, इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय फंक्शन। ठीक है जी, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय फंक्शन इसको ये बोलते हैं। अच्छा, अब मजीद मुश्किल करते हैं बात को। प्रोडक्शन कॉस्ट को आगे मजीद तीन हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, मटेरियल, लेबर। लड़ाई कर लें जिसने अभी करनी है, यू आता है कि नहीं आता, बाद में पूरा सेशन लड़ते हैं मेरे साथ। बहरहाल मैं यूं नहीं लिख रहा, आपकी मर्जी है। और तीसरा है जी ओवरहेड्स। ये शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि ये क्या होता है, बहरहाल इन तीनों पर बड़ी डिटेल बात होनी है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट को मजीद तीन हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को पांच हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन से? एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट और लास्ट है जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। तो सर ये टोटल दो कॉस्ट को मैंने मजीद 8 में डिवाइड कर दिया। तो प्रोडक्शन कॉस्ट को मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स में डिवाइड किया जाता है, और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट में डिवाइड किया जाता है। ये जो मैंने डिवाइड कर दिया ना, अब इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय एलिमेंट्स। तो अगर कोई कहे कि फंक्शन में डिवाइड करो तो आप कहेंगे जी प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन होता है, और अगर कोई कहे कि एलिमेंट्स में डिवाइड करो तो आप कहेंगे कि जी मटेरियल, लेबर और ओवरहेड होता है, और साथ एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। तो फंक्शन और एलिमेंट्स का फर्क समझ आ गया? ओके। ये जो पांच है ना, पांच, इसके बारे में बात आज होगी, और उसके बाद फिर एक हमारा चैप्टर है सीवीपी एनालिसिस, वहां पर जाके होगी। बीच में शायद ही कभी हो, क्योंकि हमारा मकसद क्या है? प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना। हमारा मकसद है प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, और प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट से ताल्लुक होना चाहिए कि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट से ताल्लुक होना चाहिए? ताल्लुक होना चाहिए इनके साथ। तो चूंकि हमारा ताल्लुक इनके साथ रहेगा जब तक हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़े, इसलिए हमारा ताल्लुक असल में इनके साथ रहेगा। इनके साथ तो हमारा ताल्लुक ही नहीं रहेगा। हाँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पोर्शन जब जाके पढ़ेंगे शायद हमें इनकी जरूरत पड़ जाए, वरना हम प्रोडक्शन कॉस्ट पे फोकस कर रहे होंगे। इसलिए आज इन पे बात हो जाएगी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट पे, उसके बाद शायद ही कभी हो, एक दो चैप्टर्स हैं उसमें हो जाएगी। ये बात सबको क्लियर हो गई? आप यहां तक नोट कीजिए, फिर हम वन बाय वन देखते हैं कि ये होती क्या है। पहले हम नॉन प्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, वो जल्दी हो जाएंगी, फिर हम प्रोडक्शन पे आएंगे, उस पर हमें टाइम लग जाएगा।
उफ, उफ, उफ। अल्लाह अकबर। तो अच्छा 30 साल चाहिए, बस 30 साल चाहिए, 20-30 साल। क्या करना चाहिए करके, क्या करना चाहिए करके? देखते हैं क्या होता है। नहीं फिर भी वैसे हो गया तो क्या करोगे? अभी क्या एज है? 19 19। चलो 25 साल की उम्र में सीए हो गया मिसाल का, फिर क्या करोगे? ये तो लेट कर दिया। अच्छा चल 24 साल में हो गया सीए, फिर क्या होगा? रिलैक्स करेंगे ब्रो, विल रिलैक्स ब्रो। अच्छा नहीं क्या रिलैक्स कैसे, सो जाए, सोए रहेंगे हर वक्त, नहीं नहीं सर। लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएंगे, पहाड़ों पे चले जाएंगे, हाँ, फिर फिर हम ये करेंगे कि हम लोगों को हायर करेंगे और फिर हम कुछ नहीं करेंगे। हम लोगों को हायर करेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे। अच्छा ऐसा हो जाता है? सर क्लाइंट एक्विजिशन करेंगे। अच्छा क्लाइंट हायर करके तो बंदा रख लेंगे। अच्छा नहीं मैं क्लाइंट एक्विजिशन पे फोकस करूंगा, वो सारे काम करते हैं। अच्छा वो काम करते रहेंगे, तो उन कामों को चेक कौन करेगा? बंदा हायर करेंगे। अच्छा तो उसको कौन चेक करेगा? सर उस बंदे ही ऐसा रखेंगे चेक करने की जरूरत। अच्छा ऐसा बंदा मिल जाता है? अच्छा मिले तो मुझे भी बताना, मैं तो ढूंढ रहा हूँ 12 सालों से, मुझे नहीं मिल रहा। मैं हूं ना, तू तो रिलैक्स करने वाला है, तू तो कुछ करेगा ही नहीं। चलो जी नोट हो गया, चले आगे। आइए जी पहले आसान बातें नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। मैं वर्बली आपके साथ डिस्कस करूंगा क्योंकि ये वैसे भी आपको पता है क्या होती हैं, इसलिए कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। एडमिन एक्सपेंसेस क्या होते हैं जी? इंट्रो की बातें हैं, ये कोई मुश्किल बातें नहीं है। अभी पास होगी इंट्रो आपकी? सबकी पास है क्या? रिजल्ट आना है अभी? अभी आना है अभी? अच्छा चले अल्लाह खैर करेगा फिर। चले क्या होती है एडमिन एक्सपेंसेस? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का पूरा नाम होता है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। क्या होते हैं जी? सैलरीज वगैरह। तो सैलरीज क्या सेलिंग में नहीं आ सकती? सैलरीज क्या डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आ सकती? सैलरीज क्या लेबर में उस तरफ नहीं आ सकती? आ सकती है ना? तो इसका मतलब है ये आधा जवाब आपने दिया है। पूरा जवाब ये है कि नॉर्मली जो कंपनीज होती है ना, उन्होंने अपने कंपनी को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया होता है। मिसाल के तौर पे अगर ये हेड ऑफिस है ना, तो एक बड़ा, चले अल्लाह ने आपको सीए बना दिया, पैसा ही पैसा होगा, ये सोच के आए ना सीए में, सीए करेंगे ऐसे छत खुलेगी ऐसे डूम करके और नोटों की बरसात हो जाएगी, आपके पास कुछ 6-7 अरब रुपए आ जाएंगे। आपने सोचा चलो सबसे पहला काम ये करते हैं, इससे घर खरीदते हैं। आपने 2 कनाल का घर ले लिया। अच्छा वो घर क्या था? बस ऐसे एक 4 दीवारी थी, बीच में फर्श बना हुआ था, बस कोई कमरा नहीं, कोई कुछ नहीं। एक्सेप्टेबल है आपको? क्यों? नहीं ऐसे तो नहीं होता सर, कोई ड्राइंग रूम होना चाहिए, कोई किचन होना चाहिए, कोई बेडरूम होने चाहिए, कोई बेसमेंट में कोई स्नूकर, कोई वो क्या कहते हैं स्विमिंग पूल, जरा जिम और इस तरह की बातें हो तो मजा आता है। ये क्या बात हुई आपने बस एक हॉल पकड़ा दिया? तो सर इसी तरीके से अगर इस बात को आप यहां पे फोकस करें, एक कंपनी है, बस एक कंपनी है, ऐसे थोड़ी होता है। आपने उसको डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करना है, जैसे आप चाहते हैं कि नहीं जी घर भी डिवाइड हो, ये कमरों में डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो। तो कंपनी डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होती है तो फिर कुछ अच्छी लगती है, अदरवाइज वो अच्छी नहीं लगती। जैसे आप लोगों ने कह दी ना, ये क्या बात हुई सर, बस एक हॉल पकड़ा दिया हमें, ये थोड़ी होता है घर, घर के अंदर तो कमरे बने होते हैं। इसी तरह कंपनी अच्छी वो होती है जहां पे डिपार्टमेंट्स बने हो। तो अच्छी कंपनीज अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर देती हैं, और मैंने आपके साथ 5 हिस्से लिखे हैं, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इन 5 के अंदर मैक्सिमम कवर हो जाता है। तो अच्छी कंपनी अपने आप को 5 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। वो कुछ लोगों को कहती है कि भाई तुम लोग एडमिन हो,
एडमिन से क्या मुराद है? तुम्हारा काम है इंतजामी मामलात को संभालना। ओके, इंतजामी मामलात को संभालना। जैसे कि ये कॉलेज है, इस कॉलेज में भी बेहंगम चीजें नहीं है। लोगों को बताया गया है कि भाई आप लोग इंतजामी मामलात में हैं, आपने इंतजामात देखने हैं। आपने देखना है कि क्लास हो रही है तो उसकी लाइटें पंखे एसी चल रहे हो, क्लास नहीं हो रही तो बंद हो रहे हो। आपने देखना है कि कॉलेज में सफाई हो, आपने देखना है कि कॉलेज की कोई भी लाइट फ्यूज ना हो, आपने इंश्योर करना है कि जनरेटर के अंदर फ्यूल मौजूद हो, आपने देखना है कि टीचर्स की गाड़ियां बाहर प्रॉपर लाइन में लगी हो, पार्किंग प्रॉपर हो। ये सब इंतजामात होते हैं ना, इन सब को कहते हैं इंतजामी मामलात। इन सब लोगों पे या इससे रिलेटेड चीजों पे जितनी कॉस्ट आएगी वो सारी एडमिन कॉस्ट है। अब ऐसे लोगों को सैलरीज भी दी जाएंगी, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है। ऐसे लोगों को काम करने के लिए हो सकता है कुछ चीजें चाहिए हो, कोई प्लास चाहिए हो, कुछ तारें चाहिए हो, कोई सफाई करने के लिए कोई चीजें चाहिए हो, तो ये सारा कुछ एडमिन एक्सपेंस में आएगा। क्या ये बात सबको समझ आ गई? ओके। उसके बाद लिखा हुआ है जी सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में ऑलमोस्ट इकट्ठे ही इस्तेमाल होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इनमें बहुत बारीक सी लाइन है। सेलिंग होती है बेचने की कॉस्ट। मैं आपको समझाता हूं। मिसाल के तौर पे आप लोग क्या करते हैं, आप लोग केएफसी में जॉब करते हैं, चले छोड़े, आपने केएफसी की एक फ्रेंचाइज खरीद ली। अब होगा क्या, आप लोग कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से केएफसी बिक जाए। आपने एक बंदा हायर किया और उसको कहा कि भाई तुम अगर एक बर्गर बेचोगे ना तो मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा। उसने जोर लगा के एक बर्गर बेच दिया, आपको उसे 100 रुपया देना पड़ गया। दिस इज सेलिंग कॉस्ट। लेकिन अब जिस शख्स को बेचा वो कहता है यार मेरे घर डिलीवर भी करवा दो। आपने एक और बंदे को बाइक दी और कहा जा भाई इसके घर देकर आ, उसने आपसे 20 रुपए ले लिए। ये है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो बेचना होता है कि बस सेल कर देना, और डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि अगर आप उसके घर तक या उसकी फैक्ट्री तक चीजें पहुंचा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट। कुछ बात समझ आई? तो सेलिंग कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बारीक सी लाइन है। नॉर्मली 90% केसेस में ये दोनों इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन बहरहाल इसमें फर्क है। सेलिंग होती है बेचने की कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन होता है कस्टमर तक पहुंचाने की कॉस्ट। तो दोनों बातें मैंने आपको इकट्ठी कर दी। तो सेलिंग एक्सपेंस में क्या होगा, आपने इस तरह के बेचने वाले लोग रखे होंगे, उनको तनख्वाहें दे रहे होंगे, उनको कोई थोड़ा बहुत इक्विपमेंट चाहिए होगा वो आप खरीद के दे रहे होंगे। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो सेलिंग में आएंगी। इसी तरीके से ये जो केएफसी के राइडर्स आपके घर तक आपको खाना पहुंचाने आते हैं, या जितने भी रेस्टोरेंट्स वाले हैं वो आपके घर तक आपको खाना पहुंचाने आते हैं, इन सब की जो बाइक का फ्यूल होता है या इन सब को जो तनख्वाह दी जाती है ये डिस्ट्रीब्यूशन में आती है। केएफसी इनको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहता है कि जी ये मेरी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। फर्क समझ आ गया? तो सैलरीज जो वर्ड यूज हुआ था वो सब में आ सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो किस डिपार्टमेंट की सैलरी है। कुछ बातें समझ आ रही है? कुछ मोटर चल रही है कि नहीं? बुखार तो नहीं चढ़ा हुआ कोई 106 पे, बुखार 98, 97, 99 पे ही है ना? बस खैर है। ये बात क्लियर होगी सबको? तो तीन बातें मैंने आपके साथ कर दी, एडमिन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की। इन तीनों में किसी को कोई इख्तलाफ? आगे चलिए, मुझे बता दें फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है। व्हाट इज फाइनेंस कॉस्ट? ये तो पढ़ा होगा ना इंट्रो में। अच्छा अभी पास नहीं है। बताइए। जी सर, व्हाट इज मेंट बाय फाइनेंस कॉस्ट? कंपनी में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है उसके लोगों की तनख्वाहें, ये होगा इसके अंदर। जी बिल्कुल, ये बात जहन में रखिएगा कि कंपनी का जो सीएफओ होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो गया या फाइनेंस मैनेजर हो गया, ये लोग ना एडमिन में आते हैं, क्योंकि ये पैसों के मामलात संभाल रहे होते हैं, और संभालना तो एडमिन होता है भाई। फाइनेंस कॉस्ट से मुराद मेरे भाई है कि जो आपने कर्जा लिया, कोई लोन लिया, उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा वो यहां पे पार्क किया जाता है। तो इसका मतलब है कि हम फाइनेंस कॉस्ट के अंदर क्या चीज शामिल रखेंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस यहां पे फॉल करते हैं। इसके अंदर यह चीज नहीं है कि कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट वो एडमिन में जाती है। तो ये एक छोटी सी गलतफहमी होती है जो कि हमें अक्सर हो जाती है। तो इट मींस के फाइनेंस कॉस्ट के अंदर हम क्या बात कर रहे होंगे? फाइनेंस कॉस्ट के अंदर हम बात कर रहे होंगे किसकी?
इंटरेस्ट एक्सपेंस की या कोई बैंक चार्जेस की। तो बैंक से रिलेटेड जो मामलात हैं उन सब की कॉस्ट जाती है फाइनेंस कॉस्ट में। किसी का कोई सवाल? और आखिरी चीज है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये तो आप सबको पता ही है क्या होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब कोविड आया था, आप लोग लेकर आए थे कोविड, तो वैक्सीन की रिसर्च हुई थी। कौन पहले वैक्सीन बनाता है? लोगों ने अरबों खरबों रुपए लगा दिए थे। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बस इसमें तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल बात नहीं है। कोई भी नई चीज बनानी हो उसके लिए कोई भी कॉस्ट अगर इनकर होती है तो वो सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाती है। इसके बारे में ना पूरा एक स्टैंडर्ड भी है अकाउंटिंग के अंदर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, उसके अंदर पूरा स्टैंडर्ड है जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट को आपस में सेग्रीगेट करता है। तो फिलहाल इतनी बात आप समझ लें कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होती है। कोई भी नई चीज आपने बनानी हो तो बेसिकली उस पर जो अखराजात होते हैं वो आते हैं। ओके, लगवाई हुई है वैक्सीन के? नहीं, कौन सी लगवाई है? वाकई लगवाई है कि बस एवं ही? भाई को भी लगी हुई है? पीछे होके बैठ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। सर आपने भी लगवाई हुई है? यार ये कैमरा जरा अपनी तरफ और इसकी तरफ कर देना जरा, इनको तो उठा के लेके जाए ना लोग। सर वैसे नहीं लगवाना चाहिए। क्यों? सर एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन। अच्छा, एक्सपेरिमेंट हुआ था? नहीं नहीं, मतलब इतनी रिसर्च नहीं हुई थी इस पे। अच्छा, नहीं लगवानी चाहिए। तो सबने लगवा लिया? किसने? सबने लगवाई हुई है? ओ तेरी खैर, काफी नहीं लगवाई। अच्छा, चल रहे 2 साल का कहा था, वो तो गुजर गए। 2 साल कहा था ना उन्होंने, वो तो गुजर गए, वो खत्म हुई बात। वो कुछ नहीं होता यार, अल्लाह खैर। आपको क्या पता पानी लगाया उन्होंने, पॉसिबल ना, पता नहीं क्या लगाई जा रहे थे सबको। अच्छा, वो पहली डोज लगवाने के बाद ना नींद बड़ी प्यारी आई थी, पता नहीं क्या था उसमें, या वैसे साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी हो सकता है ना। एनीवेज, अल्लाह खैर करे जी। नोट तो मैंने वैसे कुछ कराया नहीं, तो नोट करना भी कुछ नहीं है। चले फिर आगे चले जी, अब काम की बात करते हैं। काम की बात करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। ओके जी, मजीद इनको डिवाइड करना पड़ेगा। ले जी, आपके 3 एलिमेंट्स मजीद 6 में डिवाइड हो गए। इसको नोट कर लें, फिर गुफ्तगू शुरू करते हैं। ओके जी, मटेरियल क्या होता है जी? हम बड़ी बेसिक मिसाल लेते हैं मैकडॉनल्ड्स की, जिस पे सबका तजर्बा है, ताकि बात जो है हमें समझ आती रहे। मटेरियल क्या होता है? प्रोडक्शन की बात है तो बड़े ध्यान से सुनिए। प्रोडक्शन कॉस्ट वो तमाम कॉस्ट जो हमारी चीजें बनाने में इनकर हो रही हैं, वो तमाम कॉस्ट जो हमारी चीजें बनाने में इनकर हो रही हैं, उनको प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। ओके, मटेरियल की बात करते हैं। क्या होता है मटेरियल आपके ख्याल में? बर्गर की बात करें तो व्हाट इज मटेरियल? भाई बोला भाई, सर क्या होता है सर इसके अंदर? मटेरियल क्या होगा? अगर हम एक मैकडॉनल्ड्स के बर्गर की बात करें तो इसमें मटेरियल क्या होगा जी सर? भाई ने पहली बात की वेजिटेबल्स होती हैं। अच्छा चले, होती होंगी, मैं कौन सा खाता हूं? ब्रेड, ब्रेड ब्रेड, अच्छा बन।
जी उसके बाद क्या होता है? चिकन चिकन नहीं होता जी। अच्छा सॉरी, आपको क्या पता चिकन होता है? अच्छा चलिए चिकन होता है जी। उसके बाद सॉसेज लिख दे, सारा कुछ ही कवर हो जाएगा। फिर आपने बाद में कैच में बोलते रहना, कभी कुछ बोलते रहना, तो सॉसेज बोल देते हैं। मेरे ख्याल में इतना ही कुछ होता है, और कोई गंद बला कुछ होता हो भाई, यही चीजें हैं। ओके, ये हो गया जी मटेरियल। किसी को इख्तलाफ? ओके, लेबर में क्या होता है? ऑब्वियसली वेजेस ऑफ पर्सन प्रिपेयरिंग बर्गर। कोई इख्तलाफ? अच्छा, तीसरी चीज है ओवरहेड्स। ये शायद वैसे आपने पढ़ तो लिया होगा इंट्रो में, लेकिन ये जरा एक अजीब सी चीज है। क्या बर्गर बनाने में, अच्छा ये दो चीजें हो तो बर्गर बन जाएगा? क्यों? जी बिल्कुल, आपको यूटिलिटीज चाहिए। यू नीड यूटिलिटीज। आपको बिजली, पानी, टेलीफोन, गैस चाहिए। टेलीफोन तो नहीं है, चाहिए बिजली, पानी, गैस चाहिए। और इसके अलावा क्या हो सकता है? आपको एक अदद बिल्डिंग चाहिए जिसमें बैठ के आप बना रहे होंगे। सड़क पे बैठ के तो नहीं बना रहे होंगे, तो वो बिल्डिंग या तो रेंट पे होगी तो रेंट आ जाएगा, और अगर आपकी अपनी होगी तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी। क्या ख्याल है इस बारे में? डेप्रिसिएशन पता ना? तो अगर बिल्डिंग रेंट पे होगी तो उसका रेंट एक्सपेंस आ जाएगा, और अगर आपकी अपनी होगी तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। और इसके अलावा क्या चीज हो सकती है जो कि बर्गर बनाने के लिए जरूरी है? हो सकता है कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस करानी हो। सर टूटी चीजों के साथ थोड़ी करेंगे आप। छत टपक रही है और नीचे बैठ के बर्गर बना रहे हैं, ऐसे तो नहीं होगा ना। और इसके अलावा क्या हो सकता है? हो सकता है फैक्ट्री की कोई इंश्योरेंस वगैरह हो, वो भी जरूरी हो। फिर उसके अलावा क्या हो सकता है जी? फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, लोग बाहर लड़ रहे हैं, मर रहे हैं अंदर जाने के लिए कि हमें बर्गर दे दो, और गार्ड ने उनको रोक के रखा हुआ है। उस गार्ड की सैलरी और इस तरह के बीसियों एक्सपेंस में यहां पे लिख सकता हूं। फिलहाल इतना ही समझने के लिए काफी है इतने। तो इसका मतलब है कि मेरे जो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हैं उनको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और आपने मुझे करवाया। मटेरियल ये सारे आ गए, लेबर ये सब कुछ आ गया, और ओवरहेड्स ये सब कुछ आ गया। जनाब बात करते हैं अभी, बात करते हैं अभी, ठीक होगी बात। अच्छा वैसे आपने ना पॉइंट ठीक बोला है, मैं इसको ना यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, मैं डायरेक्ट लेके आ गया हूं, बाद में लेके आऊंगा इधर। आपने बात ठीक की है, सैलरीज यहां पे लिख देते हैं, बेहतर समझ आ जाएगी। ठीक होगी बात। अच्छा ले जी, मटेरियल क्या होता है? मटेरियल होता है वो तमाम चीजें जो कि आपके बर्गर के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। थिंग्स यूज्ड इन प्रेपरेशन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। ओके, मिसाल चेंज करके भी समझ लेते हैं। आपके सामने फर्नीचर पड़ा हुआ है, इस फर्नीचर का मटेरियल क्या होगा? क्या लकड़ी होगी? क्या थोड़ा बहुत लोहा होगा? क्या इसके ऊपर पेंट लगा हुआ है? क्या इसके ऊपर पॉलिश हुई है? क्या उसके ऊपर कील, नेल्स वगैरह लगे हुए? ये सब चीजें, कोई ग्लू वगैरह लगी होगी, ये सब चीजें हैं जो कि बेसिकली इसका मटेरियल। इसकी लेबर क्या होगी? वो बंदा जिसने ये फर्नीचर बनाया है, प्लस हो सकता है कि किसी बंदे को हमने कोई सैलरी वगैरह दी हो, वो सारा कुछ इधर आएगा। और बाकी वही फैक्ट्री का रेंट, वही बिजली, वही सारा कुछ जो जिस फैक्ट्री में ये बना होगा उसके तमाम अखराजात, यही कुछ होगा। आप मजीद एग्जांपल लेना चाहें तो कोई भी चीज उठा के देख लें, आप एसी उठा के देख लें, आपके जहनों में यही सब चीजें आएंगी। आप गाड़ी उठा के देख लें, आपके जहनों में यही सब चीजें आएंगी। मटेरियल सबका डिफरेंट होगा। ये तो ऑलमोस्ट सबके सेम ही होते हैं, और ये भी ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है, फर्क यहां पर पड़ता है। तो मटेरियल क्या हो गया? मटेरियल हो गया जी थिंग्स यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितनी भी चीजों का इस्तेमाल होता है वो मटेरियल है। लेबर क्या होगी? वो तमाम लोग जो उस प्रोडक्ट को बनाने में एंगेज्ड हैं, उनको जो पैसे दिए गए वो लेबर है। और ओवरहेड्स क्या होते हैं जी? जो ना तो मटेरियल हो ना लेबर हो, लेकिन फैक्ट्री में इनकर हो रहा वो ओवरहेड है। इसकी डेफिनेशन बैलेंसिंग में निकलती है, जो ना मटेरियल हो और ना लेबर हो,
तो बकाया फैक्ट्री के जितने अखराजात हैं ओवरहेड्स में चले जाते हैं। ठीक होगी बात? तो सर ये मैंने आपको प्रोडक्शन की मिसाल दे दी, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अभी मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे नहीं गया, अभी मैंने आपसे सिर्फ बात किया है कि ये मटेरियल, ये लेबर और ये ओवरहेड्स। किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी का कोई सवाल? चले जी, अब जरा टेक्निकल बात है और यह बात आपका समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी बेस पे आपकी कॉस्टिंग डिफाइन होगी। ठीक है, हमने सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को उठाया और यह समझा कि इसके दो हिस्से हैं, हेड ऑफिस और फैक्ट्री। वहां से हमने फैसला किया कि हेड ऑफिस के अंदर नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट लगती है और फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट लगती है। यानी कि मैंने अपनी कॉस्ट को फंक्शन में डिवाइड कर दिया, प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन वो बना हुआ है। फिर मैंने कहा कि नहीं जी, कॉस्टिंग के लिए मुझे इनको मजीद एलिमेंट्स में डिवाइड करना है, तो मैंने प्रोडक्शन को डिवाइड कर दिया मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स में, और नॉन प्रोडक्शन को इन 5 में डिवाइड कर दिया। और यह भी फैसला कर लिया कि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट मुझे अपनी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के लिए नहीं चाहिए, मुझे कॉस्टिंग के लिए सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए, और उनको मैंने मजीद 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। और मैंने आपको समझा दिया मटेरियल क्या होता है, लेबर क्या होती है, ओवरहेड क्या होते हैं। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग वाले लोग कहते हैं कि नहीं भाई, इससे भी काम नहीं चलना, इसको मजीद तोड़ो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, फिर कॉस्टिंग डिफाइन होगी। तो देखें हम कहां से किधर आ गए। अब सवाल है व्हाट इज मेंट बाय डायरेक्ट लेबर और व्हाट इज मेंट बाय इनडायरेक्ट लेबर। चले जी, अब मैं आपको समझाता हूं, यह बात आपने बड़े ध्यान से सुननी है। आपके सामने एक बर्गर पड़ा हुआ है, आपने मुझे सारी चीजें लिखवा दी, आपको कौन कौन सी चीज है इसमें से जो बर्गर में नजर आ रही होती है? सब कुछ। सर ऑयल नजर आ रहा होता है? या चले मैं अपना सवाल बदलता हूं, आपको बेहतर समझ आएगी। एक बर्गर आपके सामने पड़ा हुआ है और मैं अगर आपको यह कहूं कि इस बर्गर को देख के मुझे बता दो इस बर्गर में कितने का मटेरियल है, तो कैसे जवाब देंगे आप? सवाल मैंने बदल दिया। आपके सामने एक प्रोडक्ट है, बर्गर पड़ा हुआ है, उस बर्गर को देख के मैं आपसे कहूंगा कि मुझे बता दो इस बर्गर में कितने का मटेरियल लगा हुआ है। आप वेजिटेबल देख के अंदाजा कर देंगे, यार ठीक है यार, इसके अंदर एक लेटस पड़ा हुआ है, लेटस तो 10 रुपए का मिल जाता है, तो एक ही पड़ा हुआ ना, तो 10 रुपए लगे होंगे। आपको पता है कि बन 50 रुपए का मिल जाता है, एक ही बन पड़ा हुआ है तो 50 रुपए हो गए। आपको पता है इसके अंदर चिकन का एक पैटी, और पैटी आपको पता है 200 का मिल जाता है। ऑयल कितने का लगा हुआ है? अब बताएं जरा, हूं ना हो ना जरा। 25 रुपए का। ये कैसे आपने बताया कि 25 रुपए है? ये कैसे आप साबित कर सकते हैं? ये साबित कर सकते हैं ना, ये भी साबित कर सकते हैं और ये भी साबित कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं ये भी साबित कर सकते हैं क्योंकि एक साशे उसके अंदर है और साशे 5 रुपए का है। ये साबित करके दिखाएंगे 25 रुपए का ऑयल है। लेकिन आप पहले ये साबित करें कि सॉस ऑयल जी, मैं बता रहा हूं सर, आपको बर्गर के साथ वो एक साशे पकड़ा देते हैं, बर्गर के अंदर भी सॉस नहीं होती, इज्यूम करें मेरी एग्जांपल में नहीं है, उन्होंने साथ आपको साशे दे दिया, नहीं? अब सही है, अब समझ आ गई कि उन्होंने बर्गर के अंदर कोई सॉस नहीं डाली, उन्होंने आपको साथ एक वो कनौर की केचप का साशे दे दिया, वो 5 रुपए का। तो आपको नजर आ रहा है यार ये तो 250, 260, 265 रुपए की कॉस्ट मुझे नजर आ रही है इसको देखते हुए कि ये है। सर मुझे ऑयल का बताएं, ऑयल कैसे आपने 25 रुपए बता दिया? क्या ऑयल 25 रुपए के साशे में भी दस्तयाब है? और क्या वो सारा उसी में, एक ही उसी में फ्राई हुआ है, बाद में वो ऑयल फेंक दिया गया? आंसर इज नो। एक ढेर सारा ऑयल डाला होगा, उसके अंदर पता नहीं कितने चिकन पैटी फ्राई हुए होंगे। कंफ्यूजन? ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीजें प्रोडक्ट को देख के डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो सकती है और कौन सा मटेरियल प्रोडक्ट को देखते हुए डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। मैं इसके अंदर एक नाम और भी लिख देता हूं, भाई ने ग्लव्स भी पहने होते हैं जो आपको नजर नहीं आते, जो बर्गर बना रहा होता है ना उसने ग्लव्स पहने होते हैं, वो भी तो मटेरियल है ना, वो आपने मुझे लिखवाया नहीं। जो भाई ने सर पे कैप पहनी होती है ताकि कुछ जायका उसका भी बर्गर में ना आ जाए, ओके, वो भी उसने पहनी होती है। तो क्या एक बर्गर के लिए एक ही ग्लव और एक ही कैप? नहीं। अब आपको यह जरूर पता है कि बर्गर बनाने में यह मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, लेकिन एक बर्गर में कितना हुआ है आप नहीं बता सकते। एक और मसला, पॉइंट। तो इसका मतलब है कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट का मटेरियल डिफाइन करेंगे तो उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी निकलेंगी जो फिनिश गुड्स को देखते हुए आइडेंटिफाई हो पाएंगी,
और कुछ चीजें ऐसी निकलेंगी जो फिनिश गुड्स को देखते हुए आइडेंटिफाई नहीं हो पाएंगी। ऐसे ही है। एसी की बात करें, इसमें मोस्टली चीजें ऐसी हैं जो कि आइडेंटिफाई हो जाएंगी। इसके अंदर ग्लू आइडेंटिफाई हो पा रही है, कितनी लगी होगी? हां, लकड़ी नजर आ रही है भाई, इतने फुट की होगी। पॉलिश में भी यह मसला आ सकता है, पेंट में भी यह मसला आ सकता है। आपको क्या पता कि कितने डब्बों, एक डब्बा कितनों पे पेंट हुआ, आपको तो नहीं पता। कंफ्यूजन आ रही है। तो हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट को देखते हुए कुछ चीजें आइडेंटिफाई हो जाएं, कुछ चीजें आइडेंटिफाई ना हो। ये जो मैंने दो रेड से हाईलाइट कर दी, ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही। पॉइंट समझ रहे हैं? तो सर, जो चीजें आइडेंटिफाई हो जाए प्रोडक्ट को देखते हुए, वो डायरेक्ट मटेरियल है, और जो आइडेंटिफाई ना हो पाए वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। ठीक होगी बात? ओके। तो अब अपने जहन में कोई भी मिसाल लेकर आए, कोई भी मिसाल लेकर आए। आपको उस प्रोडक्ट में बहुत सी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आप फिनिश प्रोडक्ट को देख के बता सकते हैं कि यार ये इस पे इतने का होगा, और बहुत सी चीजें ऐसी भी होंगी जो आप देख के नहीं बता सकते। अम्मी ने चिकन कढ़ाई बना ली, अब आप चिकन का अंदाजा तो कर सकते हैं कितने केजी है, डायरेक्ट हो गया। लेकिन जब आप बात करेंगे ऑयल की, जब आप बात करेंगे उसके अंदर मिर्च मसालों की, तो आप फंस जाएंगे वहां पे आके। आपको नहीं पता कि इसके अंदर कितने के मिर्च मसाले। चिकन तो गारंटी है 1 किलो है तो 600 रुपए का है, गारंटी बात है 100%। लेकिन मिर्च मसालों पे आपको क्या करना पड़ेगा? अंदाजा लगाना पड़ेगा। बात समझ आ गई? तो सर, ये हो गए इनडायरेक्ट मटेरियल। अब बताइए किसी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज क्लियर कर लें, क्योंकि अगर ये कंफ्यूजन रही तो फिर कॉस्टिंग हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। मैं इसलिए सब बुनियादी बातें आपके साथ दोबारा कर रहा हूं। ऑल दो आप लोगों ने इंट्रो में ये बातें शायद पढ़ ली हुई हैं, पढ़ी हुई है कि नहीं? या अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग में है सारी बातें लिखी हुई, लेकिन हम तो भूल जाते हैं। पेपर ना भी पास हुआ हो तो भूलना तो जरूरी है ना। कब है रिजल्ट? 28 को है, 30 को है? कब आता है रिजल्ट? टीआरसी के पेपर हुए हैं अभी, 8 को है। हो तेरी खैर, किस किस का रिजल्ट है? 1 2 3 लोगों का रिजल्ट है, 4 लोगों का रिजल्ट है। शुक्र है मेरी जान छूट गई। अभी भी कभी रात को सोया हूं ना तो ख्वाब आता है कि मेरा एक सीए का पेपर आता है, तो मैं हड़बड़ा के उठ जाता हूं, तो मेरी हार्ट बीट तेज हुई होती है। एक दफा मैंने ख्वाब देखा कि मेरे एफएससी पास नहीं है, तो सीए वालों ने कहा कि तुम्हारा एफएससी पास नहीं, हम तो मेरे सीए की डिग्री कैंसिल करते हैं। हाँ, कैसे अजीब अजीब ख्वाब आते हैं यार। एनीवेज छोड़े, कोई सवाल? ठीक है जी। अब आप इसको नोट करें, फिर लेबर पे ही ये फजूल गुफ्तगू करते हैं हम दोबारा।
जी चलें आगे। ओके, अब बात करते हैं लेबर पे। अब ये आपको समझ आ जाएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट को बनाने में एंगेज होते हैं। मैं मिसाल देता हूं, वही आपके सामने जब फिनिश प्रोडक्ट आई तो आपको ये बात पता होगी कि भाई इस बर्गर को बनाने में ना, जिसने बर्गर बनाया होगा उसको हो सकता है 100 रुपया दिया हो हमने, ठीक है, एक बर्गर बनाने पे मिसाल के तौर पे 100 रुपया दिया जाता है, तो आपको पता होगा कि भाई 100 रुपया वेजेस हैं इस बर्गर को बनाने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जिनको आप पैसे दे रहे हैं, मैं मिसाल दूंगा जैसे सिक्योरिटी गार्ड की मैंने बात की थी, अब उसको 20,000 रुपया तनख्वाह महीने की दी जा रही है, तो एक बर्गर में उसकी कितनी कॉस्ट शामिल है पता है आपको? मुश्किल काम है, मुश्किल काम है, पता तो आप कर ही लेंगे लेकिन मुश्किल काम है। जैसे यहां पे आप फंस गए थे, आपको नहीं पता कि एक बर्गर में कितना ऑयल लगा है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको नहीं पता कि गार्ड की सैलरी का कितना हिस्सा आपने अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करना है। यहां मैं एक और इससे क्लोज बात करूं, जैसे कि सुपरवाइजर। अक्सर आपने देखा होगा मैकडॉनल्ड्स केएफसी में कि किचन में तो पीछे काम चल रहा होता है, एक भाई साहब फजूल में चीखा मार रहे होते हैं, ओ ये क्यों नहीं किया, ओ ये लेकर आओ, ओ ये। वो कौन होता है? वो सुपरवाइजर होता है। उसको बर्गर बनाने के पैसे नहीं मिल रहे होते, उसको फिक्स तनख्वाह मिल रही होती है महीने की, मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपया। तो सर वो 1 लाख रुपया बर्गर देख के कैसे बताएंगे कि सुपरवाइजर की कितनी कॉस्ट इसके अंदर शामिल है? बता सकते हैं? जिसने बर्गर बनाया उसका तो आपको पता है कि भाई उसने 100 रुपया लेना है, तो इस बर्गर के अंदर 100 रुपया कॉस्ट उसकी है। लेकिन कुछ केसेस में आप नहीं बता सकते कि कितनी कॉस्ट बेसिकली बर्गर में आप शामिल करेंगे। तो जैसे आपने ऊपर किया, जो कॉस्ट आइडेंटिफाई हो जाएगी फिनिश गुड्स के साथ वो डायरेक्ट लेबर है, और जो कॉस्ट आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी वो इनडायरेक्ट लेबर है। क्या ये बात आप सबको समझ आ गई? ये बात अब आपको समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि ये समझ आ गई है तो ये भी समझ आ जाएगी। तो जो कॉस्ट फिनिश गुड्स के साथ आइडेंटिफाई हो जाए वो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर है, और जो कॉस्ट फिनिश गुड के साथ आइडेंटिफाई ना हो पाए वो इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर है। ओके जी, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है जी आपके पास ओवरहेड्स, और इसकी डेफिनेशन ये बताई थी कि फैक्ट्री की वो तमाम कॉस्ट जो ना तो मटेरियल है और ना लेबर है, वो क्या है? वो ओवरहेड्स हैं। ऐसे ही है? ओके। अच्छा, इसकी बात ना मैं बाद में करूंगा आपसे, पहले हम इसकी बात करते हैं। आपके सामने जितने मैंने एक्सपेंसेस 4 लिखे हैं, बेशुमार हो सकते हैं, मुझे बताइए क्या एक बर्गर को आप देख के बता सकते हैं इसमें कितनी बिजली लगी होगी? हो निकाल लेंगे, तरीका है, लेकिन फौरन नहीं बता सकते आप। जितना फौरन आप चिकन का बता सकते हैं, जितना फौरन आप बन का बता सकते हैं, उतना फौरन नहीं बता सकते आप, मेहनत करनी पड़ेगी। क्या आप रेंट का बता सकते हैं कितना लगा होगा? क्या आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस का बता सकते हैं? तो इसका मतलब है कि वो ओवरहेड्स जो कि प्रोडक्ट की कॉस्ट के साथ एसोसिएट नहीं हो पाते, वो सारे के सारे इनडायरेक्ट ओवरहेड्स हैं। और ये सारे ओवरहेड्स इनडायरेक्ट की मैंने मिसाल लिखी हुई है आपके सामने, इसमें से कोई भी डायरेक्ट नहीं है, ये सारे के सारे ही क्या है? इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट ओवरहेड्स की मिसाल प्रैक्टिकल जिंदगी में भी ना होने के बराबर है, लेकिन एक दो जबरदस्ती के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक भाई साहब मैकडॉनल्ड्स आए और उन्होंने जिद लगा ली कि मुझे बर्गर गोल नहीं चाहिए बल्कि रेक्टेंगुलर चाहिए। जिद लगा ली उन्होंने। मैकडॉनल्ड्स वालों ने कहा कि सर हम रेक्टेंगुलर बर्गर नहीं दे सकते, हमारे पास है ही नहीं। उन्होंने कहा मुझे तो चाहिए, और वो भाई साहब वहीं पर रोना शुरू हो गए, रोते रोते वहीं जमीन पर लेट गए, वहीं सो गए, जो बच्चे करते हैं। अब मैकडॉनल्ड्स वालों ने कहा ये तो टेंशन पड़ गई है, अब इनको जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने रेंट पे एक छोटी सी मशीन मंगवाई, जिस मशीन का काम यह था कि वो बन को ना रेक्टेंगुलर फॉर्म में काटती है, और उन्होंने रेक्टेंगुलर फॉर्म में काट के बर्गर बना दिया। और साथ उन भाई को कहा कि देखें सर ये मशीन ना स्पेशल आपके लिए ही आई है,
और हमें ना इस मशीन को का रेंट पड़ा है 70 रुपए, तो ये 70 रुपए आपने देने हैं। वो कहेगा ठीक है 70 रुपए मेरे से ले लो। अब क्या ये मटेरियल कॉस्ट है? क्या ये लेबर कॉस्ट है? नहीं। तो इसका मतलब है ये ओवरहेड्स है, ये तो तय हो गया। अब सवाल है डायरेक्ट ओवरहेड या इनडायरेक्ट ओवरहेड। आपके सामने रेक्टेंगुलर बर्गर पड़ा हुआ है, क्या आप देख के बता सकते हैं कि इसका रेक्टेंगुलर काटने में कितने पैसे लगे होंगे? बिल्कुल आप देख के बता सकते हैं 70 रुपीज लगे होंगे। तो इसका मतलब है कि जो आपने रेंट पे किया, रेंट ऑफ इक्विपमेंट टू मेक द प्रोडक्ट in accordance with the needs of customer। तो कस्टमर की जरूरियात के मुताबिक अगर आपको कोई मशीनरी या इक्विपमेंट मंगवाना पड़ गया और उसका रेंट पे करना पड़ गया, सर वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बर्गर को देख के कि भाई 70 रुपए दिए थे इसको रेक्टेंगुलर कटवाने में, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो इसकी बस यही एक आधी मिसाल जबरदस्ती की बन सकती है, अदरवाइज जितने भी ओवरहेड्स हैं वो मोस्टली इनडायरेक्ट ही होते हैं। ठीक है जी। ये वाली साइड मिटा दूं इतना हिस्सा? जी अब जरा कंक्लूजन पे पहुंचे, बड़ी फजूल बातें हो गई। ले जी, हमारा मकसद है प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना, ऐसे ही है, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में ये करना है। और हमें पता है कि प्रोडक्ट कॉस्ट में तीन चीजें होती हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, ऐसे ही है। ओके, मैं इनको मजीद तोड़ देता हूं। मटेरियल को तोड़ता हूं डायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट मटेरियल में, लिख सकता हूं ऐसे। लेबर को तोड़ सकता हूं डायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट लेबर में, और ओवरहेड्स को तोड़ सकता हूं डायरेक्ट ओवरहेड्स प्लस इनडायरेक्ट ओवरहेड्स में। किसी को इससे इख्तलाफ? थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं अगर आप बुरा ना मनाए तो। डायरेक्ट वालों को इकट्ठा लिख देते हैं क्योंकि ये सब एक जैसे हैं, ये प्रोडक्ट को देखते हुए ना आइडेंटिफाई हो जाते हैं। ऐसे ही है ना, ये तीनों ऐसे ही हैं जो प्रोडक्ट को देखते हुए आइडेंटिफाई हो जाते हैं। और जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, जैसे कि ऑयल वगैरह हो गया, ग्लव्स वगैरह हो गए, कैप्स वगैरह हो गई, या उन लोगों की सैलरी हो गई जो कि हमें पता नहीं है कि एक बर्गर में कितनी इनकर हुई है, या फिर वो तमाम फैक्ट्री के खर्चे हो गए जो कि ना तो लेबर है ना ही मटेरियल है लेकिन लम सम इनकर हो रहे हैं, उनको हमने अलग कर दिया। सर ये जो डायरेक्ट वाले हैं ना तीनों, इनको प्यार से कहा जाता है प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। और ये जो इनडायरेक्ट वाले हैं ना, इनको कहा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो आज हमें पता लग गया कि हमारे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो इस तरीके से निकलेगी कि हमें प्राइम कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, हमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स निकालने पड़ेंगे, उनको सम करना पड़ेगा। अब इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, आपकी मर्जी है। तो मैंने जितनी पॉसिबिलिटीज थी इस प्रोडक्ट कॉस्ट को निकालने की वो सारी आपके सामने लिख दी। ठीक है सर। उफ।
जी चलें आगे। ओके भाई, तो सर जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ना चाह रहे थे हम उस मकसद में पहुंच गए। इसका मतलब है कि हमें सवाल के अंदर ढेर सारी कॉस्ट दे दी जाएंगी, ऐसे ही है, ढेर सारी कॉस्ट दे दी जाएंगी। हमने सबसे पहले उनको अलग करना होगा मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स में। इससे हमारा काम नहीं बनेगा। हमें मटेरियल को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अलग करना पड़ेगा, लेबर को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अलग करना पड़ेगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ओवरहेड्स में अलग करना पड़ेगा। क्योंकि वजह क्या है? वजह यह है मेरे भाई कि हर कॉस्ट का ट्रीटमेंट अलग है। ये जो तीन है ना, तीन, ये तो बहुत आसान है, इसमें आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सवाल में बता देगा कि एक यूनिट में 100 रुपए का मटेरियल लग रहा है, एक यूनिट में 50 रुपए की लेबर लग रही है और एक यूनिट में 20 रुपए के ओवरहेड्स लग रहे हैं, क्योंकि आपको प्रोडक्ट कॉस्ट मोस्ट केसेस में वो पर यूनिट निकालने का कहेगा। तो अगर आपने पर यूनिट निकालना है तो फिर यह हरकत आपको करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप लोग यहां पर आएंगे तो यहां पे आप फंसेंगे। कैसे फंसेंगे? सर वो इनडायरेक्ट मटेरियल में कहेगा कि सर जी आपकी ग्लव्स और कैप्स और ऑयल यूज हुए, वो तो लमसम होते हैं ना जी, हमने 50,000 रुपए का ऑयल जो है ना वो इस्तेमाल किया। फिर इनडायरेक्ट लेबर, हमने 30,000 रुपए की तनख्वाहें लोगों को दी हैं। और तीसरे में वो कह देगा कि जी इनडायरेक्ट जो रेंट वगैरह सारा कुछ है वो मिल मिला के 25,000 है। यहां पे आप लोग फंस जाएंगे कि मुझे तो निकालनी थी पर यूनिट कॉस्ट, ये क्या हो गया? इसको पर यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे? इसके लिए एक पूरा चैप्टर है ओवरहेड्स के नाम से, ओवरहेड्स के नाम से, जिस पे हमें 2 हफ्ते लगेंगे और तब मैं आपको यह समझा पाऊंगा कि ये जो लम सम इकट्ठी कॉस्ट इनकर हो रही होंगी इनको पर यूनिट कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो ये तो चीज अभी सवालिया निशान पे यहीं पे रुक गई और अभी तक इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। बस इतना ज़हन में रखना है कि भाई ये कॉस्ट चूंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट के साथ आइडेंटिफाई नहीं हो पाती, इस पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है इनको पर यूनिट बनाने के लिए। तो जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हम डिटेल से देख लेंगे कि इसको कैसे करना है। अच्छा, आप मजे की बात जरा सुने। आपके कोर्स में एक मटेरियल का चैप्टर अलग है, लेबर का चैप्टर अलग है और ओवरहेड्स का चैप्टर अलग है। तो इसका मतलब है कि ये जो तीनों चीजें मैंने लिखी है ना, ये एक एक चैप्टर में इनकी डिस्कशन है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने मटेरियल के बारे में जो बात लिख दी है ये बड़ी आसान है, इसमें बहुत कुछ है जो डिस्कस होने वाला है। लेबर के अंदर बहुत कुछ है जो डिस्कस होने वाला है, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए हमें ये चीजों पे अबूर होना चाहिए कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है, और वो कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में आप लोगों का क्लियर हो चुका है कि व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट। यहां तक किसी का कोई सवाल? यहां तक सब अच्छा है? यार कोई सवाल नहीं आप लोगों का? सब समझ आ रही है या कुछ समझ नहीं आ रही है? 2 ही बातें हो सकती हैं। ओ यार मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही, मैं पढ़ाता क्या हूं। यकीन माने जब मैं अपना लेक्चर घर जाके देखता हूं ना, और मैं देखता हूं, मैं कहता हूं यार ये जो मैं बोल रहा हूं ये इनको समझ कैसे आ रहा है। यकीन करें मैं मजाक नहीं कर रहा। अपना अभी तो मैं बोल रहा हूं ना, वो तो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, टू द बेस्ट मैं बोल रहा हूं, लेकिन समझ बंदे को तब आती है जब बंदा अपने आप को सुनता है। तो मैं अक्सर जाके अपना लेक्चर ना सुन लेता हूं, तभी मैं कहता हूं यार ये काट देना, वो घर वाले साथ बैठे होते हैं सुन लेते हैं, फिर वो कहते हैं अच्छा ऐसी की तैसी आपकी, बाहर सो अब जाके। तो इसीलिए ना मैं जरा सुन लेता हूं कि यार ये मैं जब बोल रहा हूं ना तो ये चीज ऐसे भी हो सकती थी, ये अगर ऐसे बता देता तो ज्यादा बेहतरी हो जाती। फिर वो अगले सेशन के लिए मैंने नोट्स बनाया, मैं इस पर लिख लेता हूँ यार अगली दफा ना ऐसे बोलना, जरा बेहतर हो जाता है। तो इंप्रूवमेंट ऐसे ही आती है। और जिस तरह का ये फजूल सब्जेक्ट है ना, यकीन माने अब तो खैर काफी दफा पढ़ा लिया है, अभी भी कभी कभार ऐसे होता है। शुरू शुरू में तो ऐसे होता था, मैं कहता था यार ये मैं क्या करी जा रहा हूं, जिस तरह आप लोगों को होता है ना यार ये क्या हो रहा है, तो मेरे साथ वाकई में ऐसे होता था कि यार ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं, यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और अभी भी, अच्छा मैं बताऊंगा नहीं, अभी भी कुछ टॉपिक्स में मैं कहता हूं यार ये मैं पढ़ा कैसे रहा हूं ये। और ये मैंने काफी कॉस्ट के टीचर से बात की इस हवाले से, वो कहते हैं हमारा भी यही हाल है, हमें भी समझ नहीं आती हम ये कैसे पढ़ा लेते हैं, क्योंकि ऐसी अजीब बेहंगम सी चीज़ है ये, ऐसे फजूल सी चीज़ें हैं कि समझ ही कुछ नहीं आती। कुछ टॉपिक्स तो यहाँ पर ऐसे हैं जो कि फजूल में एवं ही ऐड किए हैं, जिनका ताल्लुक ही सिर पैर ही कोई नहीं है, या तो ना उसकी पूरी आपको कॉन्टेक्स्ट बताया जाए। तो बहरहाल एनीवेज, तो ये चीज़ें अब आपकी किताब में बहरहाल हैं, लेकिन ये वो सब चीज़ें हैं
कि अगर मैं आपको डे 1 पे मटेरियल का चैप्टर शुरू करा दूं ना तो आपको मटेरियल का चैप्टर समझ ही ना है, क्योंकि यहां तक मैंने आपको पहुंचाना था। आपको पता तो हो ना आप करना क्या चाह रहे हैं। तो जब आपको पता लग गया ना कि भाई ये काम हमने करना है कॉस्ट अकाउंटिंग में और उसके पीछे ये पूरी बैकग्राउंड है, फिर बात समझ आती है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसकी बैकग्राउंड है कोई नहीं, बस डायरेक्ट ही लगे हुए हैं, वो समझ ही कुछ नहीं आती क्या हो रहा है तो क्या नहीं हो रहा। ओके, खैर एनीवेज यहां तक सब साथ है, सब अच्छा है। 5 मिनट रह गए, अब अगली बात मैं शुरू कराऊंगा तो वो खत्म नहीं होगी, और अगर मैंने आपको अभी छोड़ दिया तो फिर आप शिकायत करेंगे कि उसने जल्दी क्लास छोड़ दिया। जी क्या हुआ? नहीं, शिकायत आप मेरे से करेंगे ना, आप आखिरत में आके मेरा गिरबान पकड़ लेंगे कि यही वो शख्स है जिसने क्लास 5 मिनट कम पढ़ाई थी। क्यों सर? सर इस बात पे तो नहीं पकड़ेंगे, सैटरडे पे बुलाने में पकड़ेंगे। ओए यार ये सैटरडे भाई कल यार, अब सैटरडे देख मेरा बस चले ना, मैं तो पूरा सेशन ही ऑफ करा दूं, लेकिन मेरे बस में नहीं है। सर आपकी 11:20 पे दूसरी क्लास होती है, 11:15 तक पढ़ाई पूरी होती है। यार मैं इंसान, मतलब तू चाहता है कि मतलब मेरे फेफड़े बाहर आ जाए? यार नहीं, इतना नहीं पढ़ाया जाता यार। और वैसे भी सैटरडे कितने बनते हैं यार? 105 लेक्चर्स के अंदर 4 महीने है ना, तो 16 दिन बनेंगे यार। 16 दिन में वो 89 पे बात आ जाएगी, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर ये होता ना तो सबसे पहला मैं इंसान होता जो अपना सैटरडे ऑफ करता। मैं तो कहता हफ्ते में 3 दिन क्लासें। वैसे एक चक्कर और भी हो सकता है, ये मजाक मजाक में मैंने एक प्रपोजल दी थी। मैंने कहा यार 105 लेक्चर्स हैं हमारे टोटल, घंटे कितने बनते हैं जरा बताते हैं आप? 105, 1.5 घंटे की क्लास है ना, तो 105 चले 100 के 150 घंटे कर लें यार। रोज की ना 8 घंटे की क्लास अगर हो, 8 घंटे की, ये बनते हैं तकरीबन 20 दिन यार। 20 दिन आते हैं किया जा सकता यार, 8 घंटे के लिए आते हैं। 20 दिन में कॉस्ट खत्म, अगले 20 दिन में टैक्स खत्म, 40 दिन में खत्म। मैं कहता हूं 3.5 महीने ऐसी नहीं सर नहीं? आपने बात से अच्छी नहीं, ये पॉइंट है कि नहीं? ये वैसे ही मेरे ज़हन में आइडिया आया, मैंने कहा यार ऐसा भी तो हो सकता है कि 150 घंटे पूरे करने हैं, सुबह 9 बजे आए, शाम 5 बजे तक सुकून से पढ़ते रहे। एक ही सब्जेक्ट पढ़े आप, 20 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ा खत्म, फिर 20 दिन दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा खत्म, और 20 दिन तीसरा, 60 दिन 2 महीनों में सारा कोर्स खत्म। 3 महीने करे ऐशी, पढ़ते रहे बैठ के खुद ही फोकस भी आ जाएगा इससे। यार। मतलब देखें 9 to 5 सब लोग काम करते हैं, तो इसका मतलब है 8 घंटे तो इंसान की कैपेसिटी होती है ना, पढ़ाने वाले की भी पढ़ने वाले की भी। और बीच में तो ब्रेक्स भी हो ही जाती हैं, नमाज की ब्रेक होगी, खाने की ब्रेक होगी, 2-3 ब्रेक्स भी हो जाएंगी। तो यार सही तरीका नहीं था ये, था ना भाई की एफिशिएंसी जरा थी ना, लेकिन नहीं, रद्द कर दी गई, टोकरी में फेंक दी गई भाई की सजेशन। जितना आप हंसे वो भी हंसे। मैं बात करता हूँ यार तू अगर तेरे असर रसूख है ना तो कर बात, और ये बात तुझे पता है किधर करनी है? और नहीं यार, उधर थोड़ी होती है बात, ये बात होती है वहां पे। वहां से जब प्रेशर आएगा ना तो गाली ओके चले ठीक है जी, बस बाकी बातें इंशाल्लाह फिर कल करते हैं। ओके जी, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।